यह कहानी तीन दोस्तों रमेश, सुरेश और राहुल की है। जब वो तीनों साल के आखिरी दिन को पार्टी करने के लिए बाहर जाते हैं, तब उनका सामना भयानक नरभक्षियों से होता है। अब वो तीनों उनके चंगुल से खुद को कैसे छुड़ाते हैं, ये जानने के लिए सुनिए हमारी पूरी कहानी। कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये कहानी आप राहुल की जुबानी सुनेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, यह कहानी उस भयानक रात की है जब हमने हमारी मौत को बहुत करीब से देखा था। ये कहानी शुरू होती है 31 दिसंबर की रात को, जब मैंने और मेरे दोस्त रमेश और सुरेश ने प्लान किया कि हम 31 दिसंबर को कैंपिंग करेंगे और नए साल का पहला दिन उस जगह को एक्सप्लोर करेंगे। हम रात को 9 बजे घर से निकले थे। उस रात कार मैं चला रहा था। रात के वक्त हाईवे वीरान दिख रहा था। बीच बीच में बैलगाड़ी या साइकिल वाले दिख रहे थे। कार चलाते चलाते हमें भूख लगने लगी थी। हम ढूंढने लगे कि रोड साइड में कोई होटल या रेस्टोरेंट दिखता है या नहीं। वह दौर 1985 का था। तब ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था, इसलिए हाईवे पर रेस्टोरेंट तो नहीं थे, मगर गांव के आसपास छोटे छोटे ढाबे हुआ करते थे। हमें हाईवे की लेफ्ट साइड में एक पुराना घर दिखाई दिया। वहाँ पर ढाबे का बोर्ड लगा हुआ था और बाहर की लाइट भी चालू थी, पर दरवाज़ा बंद था। हमने सोचा कि अंदर ज़रूर कोई ना कोई तो होगा। मैंने कार रोड साइड में लगाई और हम तीनों ढाबे की ओर चल दिए। ढाबे के दरवाजे पर अंदर से कुंडी नहीं लगी थी। हम धीरे से अंदर गए और देखा कि अंदर कोई नहीं था, पर चूल्हा जल रहा था, उस पर कुछ पक रहा था। और एक बात हमें अजीब लगी कि उस ढाबे में बिग साइज फ्रीज़र था, जिसकी उस छोटे से ढाबे पर ज़रूरत भी नहीं थी। मैंने दोस्तों से कहा, चलो यहाँ से निकलते हैं, मुझे ये जगह अजीब लग रही है, कोई और होटल या ढाबा ढूंढ लेंगे। सुरेश ने भी मेरी हाँ में हाँ मिला दी, पर रमेश बोला कि तुम दोनों जानते हो ना, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती और जब भूख लगती है तो मैं चिड़चिड़ा हो जाता हूँ, और इस वीराना सड़क पर मुझे नहीं लगता कि कोई और ढाबा होगा, तो थोड़ी देर रुकते हैं। उसके बाद हम ढाबे में रखे पलंग पर बैठकर इंतज़ार करने लगे। तकरीबन 10 मिनट बीत गए थे। इन 10 मिनट में सुरेश पूरे ढाबे का गोल चक्कर लगा कर आ गया। उसने हमें बताया कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं दिख रहा है, पर घर के पीछे कटे हुए इंसानी बालों और कपड़ों का ढेर पड़ा हुआ है। लगता है कि यह जगह पहले किसी सैलून की शॉप रही होगी। चलो यहाँ से चलते हैं। फिर हम तीनों ढाबे से बाहर निकले और कार की तरफ चल दिए। जैसे ही हम कार के पास पहुँचे और हमने डोर खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, तभी पीछे से आवाज़ आई, बिना भूख मिटाए यहाँ से जा रहे हो। हमने पीछे मुड़कर देखा तो एक ब्लैक ड्रेस में सुंदर सी लड़की खड़ी थी, जो ढाबे के आंगन से हमें आवाज़ दे रही थी। फिर हम वापस मुड़कर उस ढाबे में गए। अंदर उस लड़की के साथ एक दाढ़ी वाला आदमी था। उसकी शक्ल किसी तांत्रिक जैसी थी। उस आदमी ने कहा, यहाँ सिर्फ नॉन वेज ही मिलेगा साहब। रमेश, सुरेश ने मटन मंगवाया और फिर मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। खाने का ऑर्डर देने के बाद हमने उस आदमी से कहा कि हम हमारी कार में बैठकर थोड़ी देर ड्रिंक करेंगे, उसके बाद आकर खाना खाएंगे। उसने ये कहा कि आप यहाँ बैठकर भी पी सकते हैं। फिर मैं गाड़ी में से हमारे लिए ड्रिंक्स लेकर आया। ड्रिंक करते हुए उस आदमी से हमने थोड़ी बहुत बातचीत की। उसने खुद का नाम अधीरा और लड़की का नाम वसुंधरा बताया और कहा कि वह पास के गांव में ही रहते हैं और बस समय बिताने और शौक पूरा करने के लिए ढाबा चलाते हैं। हमारे ड्रिंक ख़त्म करने तक टेबल पर हमारे लिए प्लेट्स लगा के रख दी गई थी। खाने के टेबल पर बैठते वक्त मैंने एक बात नोटिस की कि अधीरा और वसुंधरा एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे, और उनकी वह मुस्कान किसी शैतान से कम नहीं थी। खाना खाते वक्त रमेश ने पूछा कि यह मटन के पीस इतने बड़े क्यों हैं, तो अधीरा ने अजीब सी आवाज़ में जवाब दिया कि बड़े टुकड़े खाने में ही मज़ा आता है, यहाँ हमेशा बड़े टुकड़े ही परोसे जाते हैं। हम खाना खाने और बातचीत करने में व्यस्त हो गए। उस वक्त हम काफ़ी नशे में थे। तभी मैंने उन दोनों को जल्दबाजी में ढाबे से बाहर जाते हुए देखा, पर नशे की वजह से मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और फिर से हंसी मजाक में बिजी हो गए। हम तीनों में सिर्फ सुरेश ही ड्रिंक नहीं करता था, इसलिए खाना ख़त्म करने के बाद
मैंने सुरेश से कहा, तुम बिल दे आओ, हमें जल्दी निकलना है। फिर सुरेश अधीरा को ढूंढने लगा। उसने ढाबे के आसपास चेक किया, पूरे ढाबे का गोल चक्कर लगाया, पर वह दोनों कहीं नहीं मिले। और फिर हम दोनों ने भी ढूंढा, पर कोई फायदा नहीं हुआ। इस बीच उस जगह पर कहीं से धुआं आने लगा। हमें घबराहट सी होने लगी और डर के मारे हम तीनों कार की ओर दौड़े। और जब कार के दरवाजे खोले तो पीछे से फिर आवाज़ आई, तुम्हारी भूख तो मिट गई, हमारी भूख का क्या। यह आवाज़ सुनते ही हम तीनों ने झट से पीछे मुड़कर देखा और उस वक्त हमारे सामने जो भयानक नज़ारा दिखा था, उसे याद कर कर तो आज भी हमारी रूह कांप जाती है। सामने खड़ी उस लड़की वसुंधरा के चेहरे पर खून लगा हुआ था और सबसे भयानक बात, उसके हाथों में एक कटा हुआ इंसान का सिर था जो उसने फ्रीजर से निकाला था। और वसुंधरा के बगल में अधीरा भी खड़ा था जो कि एक हैवान की तरह खून से नहाया हुआ था और उसके हाथ में एक कटा हुआ इंसानी हाथ था जिसे वह बार बार अपने दांतों से किसी जानवर की तरह तोड़ तोड़ कर खा रहा था। ये सब देखकर डर के मारे हमारी तो हालत खराब हो गई थी। हम तीनों जल्दी से गाड़ी में बैठे और मैं गाड़ी स्टार्ट करने लगा, पर हमारी नज़रें उन दोनों पर ही थी। वो हमारी तरफ तेज़ी से बढ़ रहे थे जैसे कि हम उनका शिकार है। उस वक्त बदकिस्मती से हमारी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही थी और वह दोनों हमारे कार के आसपास मंडराने लगे। वह शैतान गाड़ी की छत पर चढ़कर ज़ोर ज़ोर से कूदने लगा और वो चुड़ैल औरत गाड़ी के बोनट पर चढ़कर कांच के ऊपर मारने लगी। कांच बस टूटने ही वाला था। मैंने एक लंबी सांस भरी और दिल से हनुमान जी का नाम लेकर गाड़ी की चाबी घुमाई और गाड़ी स्टार्ट हो गई। मैंने गाड़ी यू टर्न मार के घर की तरफ भगाई। वह दोनों जानवरों की तरह हमारी गाड़ी के पीछे भागने लगे थे। वो लड़की ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी और वह शैतान जानवर की तरह दहाड़ रहा था। उन्होंने काफ़ी लंबी दूरी तक हमारा पीछा किया। बाद में वो दोनों अचानक गायब हो गए। उस भयानक नज़ारे को देखने के बाद हम वापस घर लौट गए और सुबह तक रमेश के घर रुके। सुबह होते ही अपने अपने घर लौट गए। आज भी जब हमें वो बात याद आती है तो हमारी रूह कांप जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो हमसे ज़रूर शेयर करें।